एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। गाइस, वैसे तो हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कलेक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन ये तो आपको भी पता है कि सिर्फ सपना देखने से कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी लाखों लोग कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोचिंग का सहारा लेके सालों साल लगे रहते हैं। तो गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियोस में इन्हीं सब बातों पे डिस्कशन किया है कि कैसे कोचिंग वाले अपनी दाल रोटी से लेके बिरयानी तक आपके पैसों से चला रहे हैं और आपको ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं कि जैसे उनके भरोसे आप आईएएस बन ही जाओगे। और सरकार ये सब देखने के बाद भी अपनी आंखों पे क्यों पट्टी लगाए हुए है। अगर आपने ये सब मिस कर दिया है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और मेरी सीरीज लाइफ ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी बनने के बाद अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद एक आईएएस ऑफिसर या उसके जो नीचे रैंक वाले ऑफिसर्स हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में हर साल केवल 1000 सीट्स ही होती हैं, तो यानी कि 1100 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन यूपीएससी में होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाला हर बच्चा आईएएस नहीं बनता है, क्योंकि जो 1000 सीट्स है ना, उन 1000 सीट में से सिर्फ 180-175 सीट्स ही होती हैं जो आईएएस के लिए रिजर्व रहती हैं। उसके बाद 200 से 250 सीट्स के जो बच्चे रहते हैं वो आईपीएस बनते हैं, और इसके बाद के जो भी बच्चे हैं वो आईएफएस, आईआरएस, आईआरएएस, आईआरईएस, बहुत सारी अदर सर्विसेज होती हैं जिस पे वो जाते हैं। यानी कि अगर आपकी रैंक 180 से ऊपर आई है, ऑल इंडिया रैंक में अगर आपका नंबर 200-210 पे है, तब भी आप आईएएस नहीं बन पाओगे, क्योंकि गाइस आईएएस होता है। आईएएस के बाद की जो पोजीशंस होती हैं वो हमेशा आईएएस से नीचे ही रहती हैं, जैसे कि आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं। जो मैंने आपको 3 पिलर बताए थे, पोजीशन, पावर और पैसा, इसमें जो पोजीशन का गेम होता है ना, वो सिर्फ 180 लोगों के लिए ही होता है। यानी कि अगर आपकी रैंक 180 से कम आई है तो फिर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। हाँ, हो सकता है कि आप सालों साल प्रमोशन के बाद आईएएस में प्रमोट हो जाओ, लेकिन स्टार्टिंग से अगर आपको आईएएस बनना है तो फिर आपको 180 रैंक के अंदर की रैंक लेके आनी पड़ेगी, तब जाके आप आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। तो यानी कि ये जो पोजीशन वाली पिलर है ना, ये सिर्फ 180 बच्चों के लिए है। अब आप समझो कि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लाखों में से सिलेक्शन 1000, उस 1000 में भी कटौती हो गई 180। यानी कि जहां पर 1100 में से एक बच्चा यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहा था, वहां पर अब रेशियो ये आता है कि 5500 में से एक बच्चा आईएएस बन रहा है। भाई कितना टफ कंपटीशन है। अब चलो सपोज करो कि आपकी 180 रैंक के अंदर की रैंक आ गई और आप आईएएस बन गए, तो गाइस आपको क्या लगता है कि हर आईएएस ऑफिसर डीएम और कलेक्टर बनता है? नहीं, डीएम और कलेक्टर तो उतने ही होंगे ना जितने जिले होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी रैंक के आधार पर आपका कैडर डिसाइड होता है। अब सपोज करो आप राजस्थान के रहने वाले हो, आपको यूपी फेंक दिया गया, कोई यूपी के रहने वाला, उसको असम फेंक दिया गया, तो भाई आप दूसरे राज्य में जाके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ की सिचुएशन से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं रहते हो, वहाँ के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली नहीं रहते हो, लेकिन आपको एडजस्ट करना है, आपको सर्व करना है और आपको सर्विस करनी है। अब 180 बच्चे जिनकी रैंक आई है और वो आईएएस बने हैं, उसमें से कुछ कलेक्टर बन जाएंगे, कुछ डीएम बन जाएंगे, कुछ हो सकता है कमिश्नर भी बन जाए, लेकिन बाकी लोगों को सचिवालय में डाल दिया जाता है। यानी कि सचिवालय में आप गाइस समझो कि आपको एक केबिन दे दिया गया है, वहां पर आपको वर्क करना है। आप वहां पे एज ए किसी डिपार्टमेंट के बाबू की तरह ही वर्क कर पाते हो। आप आईएएस ऑफिसर हो, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी, आपके पास वो पावर नहीं रहेगी। आप आईएएस ऑफिसर हो, आपको वो रिस्पेक्ट तो मिल जाएगी, लेकिन एक जो आईएएस ऑफिसर की पावर है, एक जो कलेक्टर की पावर है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो जो यूपीएससी का सेकंड पिलर था, यानी कि पावर, यहाँ पर वो थोड़ा सा टूटता है, क्योंकि जब तक आपके पास वो पावर नहीं है तब तक आप अपनी पावर किसको दिखाओगे। देखो गाइस, कलेक्टर जो होता है या डीएम जो होता है वो जिले का राजा होता है, वो जो चाहे वो करवा सकता है, और किसी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी उसके जिले में आने के लिए सबसे पहले उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पावर एक जिले में डीएम के पास होती है, वो पावर एक सचिवालय में बैठे आईएएस ऑफिसर के पास नहीं होती है। आप भले ही मुख्य सचिव बन जाओ, प्रमुख सचिव बन जाओ, लेकिन पर्टिकुलर किसी जिले में काम करने के लिए आपको उस जिले के जिलाधिकारी से किसी भी चीज की परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस, ये जो पावर का गेम है ना, ये भी बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि 180 में से 180 को जिला नहीं मिलता है। वो कलेक्टर नहीं बनते हैं, वो डीएम नहीं बनते हैं, वो सचिवालय में काम करते रह जाते हैं या फिर किसी और विभाग में अटैच कर दिए जाते हैं, जहां पे उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो पावर नहीं है। देखो आप समझो
कि किसी के अंडर में काम करना बहुत टफ होता है, लेकिन जब आपके पास खुद की पावर है उसका मजा ही कुछ और होता है। अब चलो सपोज करो कि आप यूपीएससी में भी निकल गए, आपकी 180 रैंक भी आ गई और आप जिले के डीएम भी बन गए हैं, लेकिन पता है उसके बाद भी लाइफ बहुत ईजी नहीं है। आप ये सोचो कि अब तो मैं कलेक्टर बन गया हूं, मैं जिले का राजा हूं, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि देखो जब आप कोई जिला चला रहे हो तो उस जिले से सारी जुड़ी हुई गतिविधियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपको उस जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। अब शांति व्यवस्था की बात आती है तो आप समझो कि कितने छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं पूरे साल भर में। योगा दिवस आ रहा है, कहीं कोई जयंती आ रही है, कहीं कोई किसी मंत्री की विजिट आ रही है, कभी किसी मंत्री को कोई पार्क घूमना है, कभी आपके मुख्य सचिव आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। तो इन सब की जिम्मेदारी, इन सब की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी डीएम की होती है कि अगर उस जिले का जो डीएम है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि इन सब की सुरक्षा को सिक्योर करे और वो उनको बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करा के दे। अब बात आती है पॉलिटिकल प्रेशर की। अब देखो क्या होता है ना, हर जिले में आप जाओगे तो वहां पे आपको लोकल विधायक भी मिलेंगे, सांसद भी मिलेंगे। अब विधायक, सांसद और डीएम, इनकी ना बहुत एक अजीब सी लाइन है। क्यों लाइन है? क्योंकि विधायक और सांसद को ये लगता है कि यार एक एग्जाम पास करने के बाद कोई डीएम बन गया, अब उसको कौन समझाए कि उसने डीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। लेकिन यही सिचुएशन आईएएस ऑफिसर के साथ भी रहती है। आईएएस ऑफिसर सोचता है कि मैं इतना पढ़ लिख के आया हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये डिग्निटी है, मेरी डेजिग्नेशन है, लेकिन आपको चंद वोट पाकर विधायक बन गए हो तो आप सोच रहे हो आप मुझसे ऊपर हो गए हो। तो क्या है ना, ये कोल्ड वॉर चलता रहता है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको ये लगता है कि वो सिर्फ पढ़ाई करके यहाँ बैठ गए हैं और मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे पूरी जनता ने सपोर्ट किया, मुझे वोट दिया है, तब जाके मैं विधायक और सांसद बना हूँ। लेकिन हमेशा आईएएस ऑफिसर को ये लगता रहेगा कि मैं पढ़ के आया हूँ और सामने वाला सिर्फ वोट पाके यहाँ बैठ गया है। तो क्या ना कि सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आपके ऊपर अदर प्रेशर भी होते हैं। आपको अपने सरकार की भी सुननी है, आपको अपने लोकल मिनिस्टर्स की भी सुननी है, विधायक की भी सुननी है, सांसद की भी सुननी है। और अगर आप उनके साथ सामंजस्य बना के नहीं चलोगे तो लो भैया ट्रांसफर आ गया। अब आप कितनी जगह से ट्रांसफर लोगे? एक ट्रांसफर लोगे, दो ट्रांसफर लोगे, कहीं ना कहीं तो आपको सेटल होना पड़ेगा ना। वैसे तो आईएएस ऑफिसर कहीं सेटल नहीं होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जब आप उनके साथ मिलके चल रहे हो, यानी कि ऐसा हो रहा है कि भाई अगर आप उनके साथ मिलके चल रहे हो तो उनके कुछ गलत काम भी आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आप साथ मिलके नहीं चल रहे हो तो एक लड़ाई हमेशा चलती रहेगी कि भाई ये डीएम और विधायक की नहीं पटती है। अब उससे क्या होगा कि जिले का नुकसान होगा, और जब जिले का नुकसान होगा तो आईएएस ऑफिसर की जो रैंकिंग है ना उस पर आप डाउन हो जाओगे। हर स्टेट में क्या होता है ना, जिले वाइज डीएम की रैंकिंग की जाती है कि भाई इस जिले की रैंकिंग कितनी हाई है, कितने ज्यादा मैटर इस जिले में निपट रहे हैं, कितना ज्यादा विकास इस जिले में हो रहा है और कितनी समस्याएं जो यहाँ पे आती हैं ऑनलाइन उनका निस्तारण कितने समय से हो रहा है। इन सब के लिए ना डीएम को पॉइंट दिए जाते हैं। और जब जिलाधिकारी को पॉइंट नहीं मिलेंगे, अगर उसकी विधायक और सांसद से नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस जिले का विकास बाधित होगा। और जब जिले का विकास बाधित होगा तो ऑब्वियस सी बात है जिलाधिकारी के पॉइंट डाउन होंगे। पॉइंट डाउन होने पे आपको प्रमोशन तो छोड़ो, डिमोशन तक मिल जाता है, यानी कि ट्रांसफर और डिमोशन साथ ही साथ आपका हो जाएगा। तो ये बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। अब बात आती है ट्रांसफर की। देखो आपने कभी सोच देखा है कि किसी एक जिले का जिलाधिकारी कई सालों तक एक ही जिले में बना हुआ है? नहीं, क्योंकि 3 साल तक का मैक्सिमम टाइमलाइन है कि 3 साल के अंदर आपको अपने जिले से ट्रांसफर लेना ही लेना है, नहीं तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ट्रांसफर में दिक्कत तो कुछ नहीं है, ट्रांसफर में दिक्कत सिर्फ ये आती है कि जब तक आप अपनी जमीन बना पाते हो कहीं पे रहने के लिए, आप उस शहर के एटमॉस्फेयर से फ्रेंडली होते हो, तब तक आपके ट्रांसफर की लाइन आ जाती है। अब भाई ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जहां जाओगे वहां कलेक्टर रहोगे, वहां पे आईएएस बन के रहोगे। लेकिन समस्या यहां पर आएगी कि भाई आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बच्चे कैसे हर साल 2 साल में स्कूल बदलते रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इससे उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है। अब आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को किसी एक बड़ी सिटी में सेटल कर देता हूं और मेरा जहां छोटी छोटी जगह ट्रांसफर होता रहेगा, मैं सारे ट्रांसफर लेता रहूंगा, लेकिन फिर आप अपनी फैमिली से अलग हो जाओगे, आपको अकेले रहना पड़ेगा। और जो फैमिली का एक गुड टाइम होता है ना, फैमिली टाइम, वो आप कभी स्पेंड नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप संडे टू संडे जाना चाहोगे अपनी फैमिली के पास, लेकिन एज ए कलेक्टर, एज ए जिलाधिकारी ऑफ ए सिटी, आप हर बार छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी रहती है, अदर वर्क इतने रहते हैं कि आपको संडेज को भी काम करना पड़ता है। और अगर किसी ने किसी इवेंट में बुला लिया तो आपको वहां भी जाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके में क्या होता है ना कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। चलो ये सब तो ठीक है, चलता रहेगा, लाइफ है, कभी इधर कभी उधर, हमेशा जाते रहोगे। लेकिन रिटायरमेंट,
आप समझो, एक आदमी का लाइफ में जब वो पूरी काम कर लेता है तब वो रिटायरमेंट चाहता है। अब जब आईएएस ऑफिसर का रिटायरमेंट होता है ना, तो जो आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ है वो बहुत खराब होती है। वो खराब इसलिए होती है कि आप देखो, आप कभी किसी भी पूरी लाइफ में एक शहर में तो आप टिके नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत कम होगा। आप सोचो कि आपको हर 2 साल में कुछ ना कुछ चेंज होना है। कभी 2 साल में आप इधर जा रहे हो, फिर इधर जा रहे हो, फिर कहीं और जा रहे हो। तो एक जो बेसिक लाइफ सर्कल होता है, एक जो बेसिक फ्रेंड सर्कल होता है, वो आपका नहीं बन पाता है। हाँ, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो भी आईएएस का ही होता है। तो वो भी ऐसा होता है कि कभी आप साथ में मिलना हो नहीं पाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यू अपने दोस्तों से मिल रहे हो, उनके साथ एंजॉय कर रहे हो। कभी कोई लखनऊ में होगा, कभी कोई दिल्ली में होगा, कभी कोई केरला में पड़ा होगा। तो ये क्या है ना, सिर्फ फोन पे हो जाता है। अब जब आप रिटायर हो गए, अब आपने अपनी पूरी लाइफ आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहे, क्योंकि आपको बार बार ट्रांसफर होना है, लेकिन आपने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक जगह कहीं ना कहीं सेटल कर दिया है। तो आप समझो, जब वो टाइम आप उनको नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम उनको आपके साथ स्पेंड करना चाहिए था, उस टाइम के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अपना ढूंढ रखा है। यानी कि जो टाइम आपकी फैमिली आपके साथ स्पेंड करने वाली थी, उस टाइम पे आप उनके साथ नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली ने अपने उस टाइम को किसी और चीज में एडजस्ट कर लिया है, या उन्होंने अपने आप को किसी और चीज में बिजी कर लिया है। अब आप ये सोचो कि जब आप रिटायर हो गए हो, तब आपके बच्चे आपको वो टाइम दे दे, नहीं हो पाता है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं और उनको आदत पड़ चुकी है आपके साथ नहीं रहने की। तब आपको अकेले रहना पड़ेगा। अब अकेले रहने पे देखो क्या होता है, जब तक आप आईएएस थे, आपके पास रुतबा था, सब कुछ था, 4 आदमी आपको सलूट करते थे, सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, सरकारी ड्राइवर मिला हुआ था, सरकारी नौकर मिले हुए थे। लेकिन अब आप रिटायर हो चुके हो, अब आप एक एक्स आईएएस ऑफिसर हो गए हो। अब आपको खुद ही ड्राइव करना है, खुद ही घर के काम करना है, और जहां भी जाना है खुद अकेले ही जाना है। और दूसरी चीज ये भी होती है, क्योंकि उनका एक टाइम शेड्यूल बहुत टाइट रहता है कि आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है। अब 9 बजे ऑफिस पहुंचने वाला बंदा जो 32 साल से 9 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, वो अगर 10 बजे उठता है सो के, तो आप समझ सकते हो कि उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आप रिटायर हो जाओगे तो आपको कुछ करने के लिए ही नहीं रहेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास नहीं जाऊँ। इसलिए मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर होते हैं, वो अधिकतर डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, कोई बोलने बताने वाला नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ काम किया है, और जब काम करने के बाद आप फ्री हो जाते हो ना, तब आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं होता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि आप कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। तो गाइस, इस वीडियो में आपने थोड़ा सा डिटेल में समझा होगा कि आईएएस ऑफिसर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितना कि हमको लगता है। और शायद अगर हमको यूपीएससी तैयारी करने के पहले ये सारी चीजें पता हो जाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करेंगे। लेकिन आपको पता है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी उनका क्लियर नहीं हो पाता है, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो गाइड, इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशंस आती हैं और वो कैसी कैसी चीजों को फेस करते हैं। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। जय हिंद, जय फाइनेंस।